अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सच कहानी पार्ट 9 9वें हिस्से के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, और जो दोस्त मुझे बैकअप दे रहे हैं मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ। अपनी तमाम तर मोहब्बतें मेरी उनके लिए। चलते हैं जी कहानी के 9वें हिस्से की तरफ। कहानी का करैक्टर फैसल इस टाइम अपनी आप बीती सुना रहा था। फैसल अस्पताल में एडमिट हो चुका, और उससे आगे चलते हैं। मुझे शब व रोज़ का नहीं पता चल रहा था कि कितने दिन गुजर गए हैं, कितनी शामें गुजर गई हैं, कितनी रातें गुजर गई हैं। मैं अस्पताल में हूँ, और साहब मेरे बिल्कुल, मैं पहले ही बता चुका था कि एहसासात के बगैर हो चुके थे। पिछली किस्त में वो मेना, इसी तरह मेंढा जो है ना मेरे सीने पे चढ़ाया। एक रात उसके साथ उसका साथी गुरीला मेरी राइट साइड पे खड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथ अपने फर्श पे टिकाए हुए थे, और उसकी थोथनी जो थी ना वो मेरे बिल्कुल मुंह के पास थी। लेकिन मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी मेरे सीने के ऊपर चढ़े हुए इस छोटे से बकरी के बच्चे जैसे शैतान की थी, जो अपने दोनों टांगें मेरे सीने पर रख के नीचे दबाए जा रहा था। मुझे यूँ लग रहा था कि शायद ये मेरी सीने के आर पार हो जाएंगी। मेरा सांस रुका था, मेरी आंखें पूरी बाहर आ चुकी थी। इतने में अचानक दरवाज़ा खुलता है और सब कुछ गायब, एकदम से शांति। डॉक्टर आया, उसने मेरे माथे पे हाथ रखा, बिल्कुल मशीन की तरफ देखा। मेरे छोटा भाई उस आहट से जाग चुका था वो, लेकिन चूँकि नींद के गलबे में था इसलिए उसको वो गनुदगी वाली आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपको इनके पल्स का ख्याल रखना चाहिए, आप मुझे कॉल तो करें, ये तो बिल्कुल ठंडे पड़े पड़े हैं और इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, ऐसे कि जिस तरह से आपने इनको छोड़ दिया। खैर, जैसे रेगुलर डॉक्टर बातचीत करते हैं, वो बातचीत करके चले गए। मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद रात है, क्योंकि भाई जो बार बार सो रहा है वो शायद नींद के गलबे की वजह से। इतने में ये हुआ, डॉक्टर साहब चले गए। उन्होंने, भाई ने उठ के 2 लाइट्स ऑफ कर दी और 1 लाइट जलने दी। और मैं फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत अब कुछ बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो मैं, जैसे ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो हाँ हूँ करता था। तो वो दोबारा लेटा, तो दोबारा उसकी आँख लग गई। अच्छा, इतने में मुझे यूँ लगा कि एक सफ़ेद कपड़े, लेकिन सर पे बहुत बड़ा गहरा सा जो है ना काले रंग का उसने कंटोप वगैरह रखा हुआ है, वो हवा में दीवार के अंदर से निकल के बिल्कुल मेरे ऊपर आ गया। और मुझे कहता है कि चलो उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैंने ये समझा कि शायद इज़राइल जो है ना वो मुझे लेने के लिए आ गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। आप सोचते होंगे कि ये मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी। जितनी अजियत से मैं गुजर रहा था ना वो मैं जानता था, और मैं ये भी जानता था किसी न किसी दिमाग के लाशऊर में ये चीज़ थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, और इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए। अच्छा, मैंने कहा जी चलें, ठीक है, ले चलें। लेकिन जब उसने मुझे कहा ना कि चलें, वो हवा में तैर रहा था और मैं अपने बिस्तर से उठ गया। मैंने अपने सामने मैंने अपनी नीडल्स उतारी जो मुझे लगी हुई थी, जिसमें से वो सिरिंज टाइप लगी हुई थी, वो खुद उतारी मैंने। कोई मुझे दर्द का एहसास नहीं था। उतारी, बिस्तर से नीचे उतरा और उसके पीछे चल पड़ा। और मैंने खुद अपने आंखों से अपने भाई को देखा, और वो बेसुध सोया हुआ है। मैं चलता रहा, उस दरवाज़ा खुद ब खुद मेरे चलने से पहले दरवाज़ा खुल गया। मैं चलता रहा, और मुझे नहीं मालूम वो मुझे 2-4 राहदारियों से गुजार के एक जगह पे ले आया। उसका दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया तो वहाँ डिफरेंट किस्म की बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी, 2 टेबल पड़े हुए थे, 4-5 स्ट्रेचर थे। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ कि क्या हो गया। हम सर्द खाने में आ चुके थे। अच्छा, मैं आ गया, उसने मुझे मुड़ के देखा और बोला कि हाँ बता, तुझे किस खाने में बंद करूँ। अब मैं क्या बता सकता था। मैंने कहा कि मतलब मेरा शऊर एकदम से जाग गया, जैसे किसी ने मुझे जगा दिया। मैंने कहा कि देखो, मैं समझ चुका हूँ क्या हुआ है, मुझे पता चल गया, लेकिन ये एक गलती थी। मैं बार बार तुम लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है। कोई हरजाना लेना है तो कोई हरजाना ले लो, कोई कुर्बानी मांगनी तो कुर्बानी ले लो, लेकिन मेरे पीछे से हट जाओ। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। तो मैं, कुर्बानी तो तुझसे मांग रहे हैं, तू दे नहीं रहा। वो मेरे सामने दोनों हाथ ऐसे फैला के खड़ा हो गया जैसे एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा हो, और बड़े मज़े से खड़ा हुआ है, सफ़ेद लहराते हुए। उसकी ना टांगें नज़र आ रही थी, ना हाथ नज़र आ रहे थे, बस वो हिलता जुलता नज़र आ रहा था कि उसके इस जो उसने पहना हुआ है सफ़ेद सा अपर सा, उसके अंदर उसके बाजू में उसका मुंह भी सही नज़र नहीं आ रहा था। वो कंटोप सा उसने पहना हुआ था काले रंग का। उसने कहा कुर्बानी तो जो तुझसे मांग रहे तू दे नहीं रहा। मैंने कहा क्या कुर्बानी मांग रहे हो यार मुझसे।
मैं झुंझला चुका था, मैं तंग आया हुआ था। मैंने कहा क्या करूँ? कहते तेरी जान की। तो मैंने कहा ले लो मेरी जान। कहते जान ऐसे थोड़ी लेनी है, तुम्हें वो कुछ करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। मैंने कहा तो वो तो बीच में ही रह गया। कहते तो नए सिरे से कर, वापस जा गुरु के पास, कदम छू, उससे माफ़ी मांग, और जो वो बता रहा है उसको पूरा कर। मैंने कहा यार बात सुनो मेरी, इस तरह तो बड़ा गलत हो रहा है। अच्छा कहते गलत हो रहा है, चल तुझे कुछ सही दिखाते हैं क्या होगा। इतने में जनाब साहब एक दराज खुला और उसमें से पता नहीं कौन था, सफ़ेद कपड़ों में था, लाश खुद ब खुद हवा में उठ के खड़ी होगी और नीचे आ गई। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप किस हालात में होंगे जब आपके सामने कोई लाश खड़ी हुई होगी। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। वो खड़ी होगी, उसने इशारा किया, एक स्ट्रेचर से उठ के खड़ी होगी। उसने इशारा किया, एक नीचे से खुला और उसमें से एक निकल के आ गई। एक अध गली सी लाश थी, मतलब उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही थी, वो खड़ी होगी। फिर उसने इशारा किया, इसी तरह 5 7 10 मेरे इर्द गिर्द खड़ी होगी। कहता है बता अब ये तुझे गले मिले। मैं हैरत से उसका मुंह देख रहा हूँ, खौफ से मेरी तो धड़कन बंद हुई थी, ऊपर से सर्द माहौल, क्योंकि मेरे एहसासात उनके अंडर थे, उन्होंने जगा दिए थे। तो मुझे महसूस हो रहा था कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, और उसके तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ बीच में निकल जाना है। ठीक है, तो उसने कहा जाओ यार भाई को खुश करो। उन्होंने जनाब साहब चलना शुरू कर दिया। अब वो जूं ही मेरे पास आया ना, मैंने कहा रुको, क्या कर रहे हो यार? मुझे उनसे स्मेल आ रही थी, और किसी का खून निकल रहा है, किसी का क्या है, कोई का सफ़ेद कपड़ों में है, कोई नंग दनंग है। उसमें से उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं कर रहे। फिर उसने इशारा किया, तो फिर नीचे से 2 खाने खुले और उनमें से 2 ढांचे, मतलब लिटरली वो लिपटे हुए थैलों में डले हुए ढांचे थे जो निकले हैं मेरे सामने, दरवाजे खुले हैं और वो पड़े हुए थे। तो वो एकदम से हवा में खड़े हो गए, जैसे उन्हें किसी ने धागे से बांध दिए। तो धागे से बांध दिया। अब वो ढांचे फिल्मों में या कार्टूनों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियल में आपके सामने खड़े होते हैं तो लग समझ जाती है कि उनके आर पार नज़र आ रहा होता है, और वो हड्डियाँ होती हैं। उसमें से एक ढांचे ने कहा कि यार ओह अच्छा, तो हमें इसके लिए बुलाया है, इसके अंदर तो हड्डियाँ ही बहुत कम है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। तो एक ने दूसरे के साथ ऐसे हाथ पे हाथ मारा। वो हाथ पे हाथ किया था, वो 2 सूखी लकड़ियाँ आप आपस में टकरा दें तो वैसी आवाज़ आ रही थी। तो एक ने कहा कि यार एक काम करते हैं कि इस घंचू को ना मारते हैं, ठीक है, ये ना बहुत तंग कर रहे हैं ना हमारे महाराज को। तो दूसरे ने कहा कैसे मारेगा? कहते ऐसे करते हैं कि ना इसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। मैं हक्का बक्का खड़ा था यार, वो बाबा हवा में तैर रहा है, वो जो सफ़ेद और काले रंग के कपड़े में हवा में लहरा रहा है, उसके कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। वो लाशें जो है ना मेरे इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं, उन्होंने बाकायदा गोल दायरा बना लिया और वो सर झुकाए खड़ी हैं जैसे ज़ोंबीज़ खड़े होते हैं। वो एक ने जनाब साहब का, ठहर मैं तुझे बताता हूँ, उसने ना ऐसे हाथ लंबा किया और दूसरे की खोपड़ी उतार ली और वो खोपड़ी घुमा के मेरी तरफ फेंकी। बिलीव मी कि मैं एकदम से नीचे बैठा हूँ ना, तो वो मेरे पास से हो के गुजर के वापस उसके हाथ में चलेगी और उसने वापस दूसरे के सर पर रख दी। कहता है यार, अब दूसरा जो है जिसका उसने खोपड़ी उतारी थी, वो पहले से कह रहा है कि यार ये तूने अच्छा किया, तो अपनी उतार के क्यों नहीं सीधी उसको मारा, तूने मेरी सीधी क्यों उतारी? मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, मैं एंजॉय ही नहीं कर सका कि इसको लगी है कि नहीं लगी है। तो पहले वाला हंसने लगा, कहता है अच्छा चल मैं अब अपनी उतार के फेंकता हूँ। इसके साथ उन दोनों ने फिर ताली बजाई। ताली ये कैसे बजाई? आप 2 लकड़ियाँ पकड़े उनको आपस में टकरा दे वैसी आवाज़ आ रही है, और उनकी आवाज़ें भी इतनी बारीक बारीक थी जैसे ना वो किसी कुएं में से आ रही हो। और उन्होंने क्या किया कि उसने पहले वाले ने अपनी खोपड़ी उतारी और दे मुझे मार दी। मैं यार ये क्या तमाशा, मुझे लगी तो बड़े ज़ोर से, और वो नीचे गिर के ना हंसने लगी। ही इस तरह की आवाज़ है, मैं आपको करके नहीं दिखा सकता ना, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं लाइव नहीं चल रहा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हंसने लगी। तो पहले ने कहा यार ये क्या बकवास है। तो वो चलता चलता, जो जिसके सर पे खोपड़ी थी दूसरे वाला, सॉरी, वो चलता खड़प 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 की आवाज़ें आई और वो जाके उसने उठाई खोपड़ी और वापस फेंकी, और वो हवा में बाकायदा मकनातीस की तरह वापस जाकर उसके सर से जुड़ गई और वापस आया। कहता यार बात सुनो, अगर हम इसको मारेंगे ना तो हम टूट के गिर जाएंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर टूट के गिरेंगे, फिर जुड़ेंगे, तो इससे बेहतर हम इन्हीं को कहते हैं, ये जो खड़े हैं ना ये इसको मार दें। तो उसने कहा कि महाराज आप इनसे कहें कि इसको मार दें। कहता ठीक है इसको मार दो। तो वो चलना शुरू हो गया। मुझसे कोई होंगे जब कोई 8-10 कदम, तो एकदम आवाज़ ही नहीं, रुक जाओ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, पहले इसको थोड़ा सा तकलीफ़ दो क्योंकि ये हमें तकलीफ़ दे रहे। तो उन्होंने कहा जी कैसी तकलीफ़? तो उन्होंने कहा कि इसके ना थोड़े थोड़े ये कपड़े शपड़े उतारो, इसको नंगा कर दो। तो वो जो है ना, उन्होंने ऐसे ही हाथ लंबे किए ना, तो कहता है यार ऐसे नहीं,
थोड़ा तरसा तरसा के। तो वो गोल दायरे में मेरे गिर्द गिर्द घूमने लगे, कभी उनके बाजू ऊपर जा रहे थे, कभी उनके बाजू नीचे आ रहे थे। स्मेल आ रही थी बेइंतहा, और उनके लटके हुए सर, उनके ज़मीन की तरफ लटके हुए बाजू कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, और मेरे इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं गोल दायरे में। मैंने कहा कि ये क्या, मतलब क्या चीज़ है, मैं यहाँ से निकल के भाग भी नहीं सकता। अब अंधेरा, फिर एक छोटी सी कहीं से रोशनी की लहर आ रही थी जिसमें मुझे वो नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कि मुझे इस तकलीफ़ से आज़ाद करो, मेरा मेरा कुछ हल निकालो। मैं पीरो मुर्शद वाला था, मेरे साथ क्या हो गया, मुझसे गलती होगी। तो एकदम इस आवाज़ पे ना वो ज़ोर से हंसा कि पीरो मुर्शद जो है ना वो तभी काम आते हैं जब आपके अपने अमाल ठीक हों। पीरो मुर्शद उस वक्त काम नहीं आते जब आपके अपने अमाल बुरे हों, आपके अपने अमालों में खोट हो, आपके अपने अमालों में कालापन हो, और आप पीरो मुर्शदों को बुलाते फिरें। पीरो मुर्शद तभी काम आते हैं जब आपके अपने अमाल बिल्कुल सफ़ेद हों और आपके पीरो मुर्शद को अच्छे लगते हों। जब आपके अपने अमाल ही काले होंगे तो पीरो मुर्शद क्या काम आएंगे आपके। ये सुन के ना मैं एकदम से ढह गया, मतलब लिटरली मैं नीचे गिर गया और ज़मीन पे हाथ मार मार के रोने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस गलती का इजाला करना है, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। माँ माँ, मैं अपनी माँ को पुकार रहा था ऊँची ऊँची। पता नहीं क्या हुआ, यह कौन सा टाइम था, यह कौन सा शुनीद वक़्त था। अचानक जो है ना बहुत सारे कदमों की आवाज़ आना शुरू हो गई, और एकदम से जो है ना सर्द खाने का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही ना लाइटें ऑन हो गई, तो एकदम से ना कुछ स्ट्रेचर एक अंदर आया और उसके साथ 2-3 बंदे थे। उन्होंने मुझे इस तरह देखा ना नीचे पड़े हुए, मतलब पहले तो उनको नज़र नहीं पड़ी मेरे ऊपर ना। तो जैसे स्ट्रेचर लगाया तो मैंने कहा मुझे बचा लो यार। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा है ना, आप सोच नहीं सकते कि मुझे देखने के अगले 2 सेकंड में ना वो कमरा छोड़ के भाग चुके थे। मतलब इतना उन पे खौफदारी हो गया था, मुझे उन्होंने लाश समझ लिया था। भाग गए वो। अब मैंने ना बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया, और जितनी जल्दी हो सकता था मैं उनके पीछे भागा। अब सूरत हाल ये बन चुकी थी कि वो राहदारी में आगे भाग रहे थे, मैं उनके पीछे भाग रहा था। वो मुझसे बच रहे थे, मैं पिछलों से बच रहा था। अच्छा, फिर मैंने चीखना शुरू कर दिया कि यार ये मैं हूँ भाई, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, और इतनी देर में ना मतलब खुली जगह पे आ गए, मतलब बरामदा टाइप जगह थी, या शायद उनका कोई रिसेप्शन था, कुछ भी था। उन लोगों ने देखा ना, मेरे कपड़े तो फटे पुराने थे, मेरे वो नीडल निकलने की वजह से खून निकल रहा था, वो भी खून भी जमा हुआ था, कुछ रंग मेरे उड़े हुए थे। तो उनमें से एक नर्स ने मुझे अचानक पहचान लिया, कहती ये तो फलां बेड का मरीज़ है, ये यहाँ पे क्या कर रहा हो। तो वो जो डर के भागो ने कहा ये मुर्दा खाने में था। तो मुझे उन्होंने पकड़ के मुझे पूछना शुरू किया, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा, मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा। किसी ने मानना भी नहीं था, मैं अगर बता भी देता तो वो खैर मुझे जो है ना वो घसीट घसाट के ना कुर्सी पे बिठा के कमरे में वापस ले गए। अच्छा, कमरे वापस ले गए, उन्होंने छोटे भाई को उठाया, वो जागा, उसने कहा यार क्या हो क्या गया। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा मुझे दोबारा इंजेक्शन लगाया, कहीं मुझे नींद का इंजेक्शन लगाया, शायद मैं सो गया, मुझे नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो वाली साहब, वालदा, उनके साथ एक बाबा जी, बड़ी नूरानी सी शख्सियत थे, वो खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो देखते कहते हैं कि यार इसको बुखार शुखार नहीं है, ये बीमार नहीं है, इसके साथ कुछ असरात का मामला हो चुका है। आप इसको दिल चाहे तो यहाँ रखो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, इसका रूहानी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ से ले जाओ, वरना आपने इसको यहाँ छोड़ा तो ये ख़तरे से खाली नहीं है कि ये और ज़्यादा पागल हो जाए, या हो सकता है कि ये बिल्कुल ही जान से फारिग हो जाए, ये अपना नुकसान कर बैठेगा, तो इसको ले जाओ यहाँ से। तो जैसे ही उन्होंने मेरे बेड पे हाथ रखा ना, मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू किया कि छोड़ दो, छोड़ो मुझे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बेड पे हाथ रखा था मेरे बेड के अंदर करंट आ गया था, और वो करंट से मैं तड़प रहा था। जैसे आपको कभी बिजली का करंट पड़ा है ना, तो आपको एहसास होगा कि वो करंट क्या चीज़ होता है। मैं चीख रहा था कि मुझे छोड़ो, पीछे करो अपना हाथ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जब उसने ये बात सुनी तो मैं तड़पने लगा, मैं बेड से गालिबन नीचे गिरने ही वाला था, उसने हाथ हटा लिया। मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था, मेरा सीना पूरा पूरा ऊपर उठ रहा था, मेरे हाथ जो है ना वो उन्होंने बेड को दोनों तरफ सख्ती से पकड़ा हुआ था, टांगें मेरी खुल चुकी थी बिल्कुल। तो इस तकलीफ़ में देख के उन्होंने मुझे कहा कि यार देख लो, इसकी हालत देख रहे हो ना तुम लोग, इसको फिलवक़्त मैं जहाँ से जा रहा हूँ इसको लेके ना घर चलो, तो मैं घर आता हूँ। जब ये बात हुई, मेरे ख्याल में गालिबन अब्बा जी ने फिर डिस्चार्ज वगैरह करवाया, डॉक्टर इस हक़ में नहीं थे, वो मुझे वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, मुझे घर लेके आ गए। जब घर की गली में मैंने हुआ ना, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के साइज़ का ही एक कुत्ता वो भाग रहा था बिल्कुल, और बार बार उसकी थूथनी खुली हुई थी, उसमें से ज़ुबान बाहर लटक रही थी, लंबी उसकी दुम थी। अब ये देख लें कि गधे जितना वो कुत्ता था,
जो गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था और बार बार गाड़ी को देख रहा था। मैंने ना डरते डरते उसको देखा और साथ ही अपने वाले साहब की बाजू पकड़ ली। जब वाले साहब की बाजू पकड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा, तो मैंने कहा कि इसको पीछे करो, ये गाड़ी पे हमला करेगा। तो उन्होंने इधर देखा तो कोई चीज़ नहीं थी। कहते कि क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि कोई चीज़ नहीं है, क्या हुआ। लेकिन सूरत हाल चूँकि वो मेरी देख चुके थे, इसलिए उन्होंने कोई बात भी नहीं की ना, तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब गाड़ी जो है ना हमारी गली तक वो साथ साथ आया है। जैसे ही गली में में घर के दरवाजे, मैं गाड़ी से नहीं उतर रहा था, मैं कह रहा था नहीं मैंने नहीं उतरना। अब इतनी शोर शराबा और चीज़ें सुन के मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। तो मेरी माँ आई, मेरा भाई आया। मैंने माँ को देखा ना तो मुझे बड़ा रोना आ गया। जब मुझे रोना आया तो अम्मा ने अपने दुपट्टे को ना मेरे चेहरे पे डाल दिए और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया ना माँ की आगोश का। तो मुझे वो अंदर लेके चलेंगी कमरे में। अब मैं मुसलसल रोए जा रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, बस मैं रोए जा रहा था। खैर शाम हो गई। शाम में ना मुझे पता चला कि शाम को वो बुज़ुर्ग आ रहे हैं जिनको ये लेके आए थे। जब बुज़ुर्ग बाबा शायद कश्मीरी साहब जब इन हुए घर में, तो यूं लगा कि जैसे पूरे घर में जंजला आ गया, चीज़ें कांपना शुरू हो गई। ये पूरे घर वाले नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये था, मैं बार बार कभी ज़मीन पे हाथ रख रहा था, कभी जिस जगह बैठा तो उसको ज़ोर से पकड़ रहा था, कभी बेड पे बैठा था बेड को पकड़ रहा हूँ, कभी मैं वो चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, घड़ी हिल रही है, पंखा हिल रहा है, मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हूँ कि ये जंजला आया हुआ। तो कमरे तक आए हैं, कमरे के दरवाजे पे रुके हैं और कहते हैं कि मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, ये मेरे अकेले के बस की गेम नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा और ये पूरा घर उसकी लपेट में आ जाएगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना वापस जाना पड़ेगा, जैसे ही उन्होंने अपने कदम पीछे किए, उसी टाइम जंजला रुक गया, उसी टाइम खामोशी छा गई, वो चले गए। मैं लेट गया, मुझे इन्होंने कुछ खाने को दिया जो कि मैं खा रहा था, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। बस मैं थोड़ी माँ के पास जब बैठ रहा था तो मैं थोड़ा सा पुरसकून हो रहा था, वरना मुझे दुनिया की कोई चीज़ पुरसकून नहीं कर रही थी। मैं बेड पे लेट गया, अम्मा मेरा सर दबाने लगी, कहती हैं कि बेटा तुम क्या हो गया तुझे, तू मेरा जवान बेटा था, तो किसी गुजरे हुए वाक़यात मेरे दिमाग में आने लगे। कहीं से मेरे दिमाग में ना एकदम से काशी आ गया, पता नहीं कहाँ से है। मैंने कहा कि मैंने काशी से ज़्यादती की है, मुझे उसके साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए था। वो फेयर होके सब दोस्तों के लिए चल रहा था, वो फेयर होके सब दोस्तों के साथ जा रहा था और मैंने मस्ती की, मैंने उसके मुकाबले में आने की कोशिश की। ये नहीं करना चाहिए था। कुछ दोस्त होते हैं आपको उनसे हसद नहीं करना चाहिए, वो हमें पहचान नहीं हो पाती, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो बज़ाहिर दोस्त होते हैं लेकिन अंदर से आपके पूरे दुश्मन होते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जो बज़ाहिर आपको लगता है कि वो आपके मामले में लापरवाह है, लेकिन वो आपसे लापरवाह नहीं होते। मैंने जब ये चीज़ें सोची तो मैंने एक लंबी सी सिसकी ली, मेरे ठंडी सांस निकल गई कि मैंने ज़्यादती की है। तो एकदम मेरी माँ ने मुझे कहा कि क्या हुआ। मैं क्या कह सकता था, क्योंकि मुझे सही बोला नहीं जा रहा था। मैंने सर के इशारे से कहा कि कुछ नहीं हुआ। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि काशी कहीं से आ जाए, मेरे सामने आए और मुझे मैं उससे माफ़ी मांगूं और उससे कहूं कि हाँ मुझसे गलती हुई थी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलते हैं 10वीं किस्त की तरफ। अगली किस्त में देखते हैं काशी आया या नहीं आया, मुझे इस अजाब से जान छूटी या नहीं छूटी, आगे चल के क्या हुआ, किन किन कुव्वतों से टकराना पड़ा। कहानी में भी बहुत ट्विस्ट बाकी हैं। मैं दोस्तों मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।